हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू एमपी एग्जाम वाला। दिस इज प्राची चौबे और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी प्रोबेबिलिटी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आने की बहुत ज़्यादा है। जब जब धरती पर अत्याचार जन्म लेता है तब तब भगवान जो है वो जन्म लेता है। यस और नो, ये कहावत आपने सुनी होगी। कुछ इसी तरीके की आज कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ कुछ नए जार्गन्स आएंगे, कुछ नई बातें आएंगी, कुछ नए टर्म्स आएंगे जो आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए याद करना है। जिसमें से सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बोला, जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तब तक भगवान जो है अवतार लेता है। यस और नो, इसी तरीके से जब एक ये जो फेज चल रहा है, बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज सोशियो रिलीजियस मूवमेंट की। यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1885 से ऑलमोस्ट यहाँ पे 1947, इसके पहले भी है ना फेज जो है ये चल रहा है। तो यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स का आगमन हो जाता है, ब्रिटिशर्स का अराइवल हो जाता है, साथ साथ में रिलीजियस एस्पेक्ट्स में, सोशल एस्पेक्ट्स में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में, जब यहाँ पर हमें कई सारे सोशल इवल्स देखने को मिलते हैं, तब यहाँ पर एक नया पुनर्जन्म होता है, रिवाइवल होता है, रेजुविनेशन होता है एक नई मूवमेंट का। इसी को हमने नाम दिया है सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। इसी को हमने नाम दिया है इंडियन रेनेसा का। तो व्हाट इज इंडियन रेनेसा? इंडियन रेनेसा कुछ भी नहीं है। इंडियन रेनेसा इज नथिंग बट इट इज द रेजुविनेशन, इट इज द रिवाइवल, इट इज द रीबर्थ of new social aspects, new political aspects, new economic aspects, new administrative aspects, which is going to uproot all the social evils from the society। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि what is social religious movement। तो सिंपल सी बात है, इसको आप हिंदू धर्म के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर सकते हो। और रिलेट कैसे करोगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, जब जब अत्याचार जन्म लेगा तब तक भगवान जन्म लेगा। यस और नो? तो दैट इज, यहाँ पर कई सारे ऐसे सोशल इवल्स हमको देखने को मिले जिसको अपरूट करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया था। एंड दिस इज द रीजन वाई दिस मूवमेंट टुक प्लेस इन द 18th and 19th सेंचुरी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आखिरकार सोशियो रिलीजियस मूवमेंट क्या है। इट इज द मूवमेंट, आप बेसिकली यहाँ पे रेनेसा का मतलब समझ सकते हो। रेनेसा मीन्स रिवाइवल, रीबर्थ, रेजुविनेशन ऑफ द सोशल, पॉलिटिको, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन द सोसाइटी टू अपरूट ऑल द सोशल इवल्स फ्रॉम द सोसाइटी। एक नया पैराडाइनमिक शिफ्ट लाने के लिए सोसाइटी में इस मूवमेंट का रिवाइवल हुआ था। तो ये बेसिकली डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई, ये वही यहाँ पे पीपीटी में लिखी हुई है, सेम टू सेम। अब यहाँ पर मूवमेंट को लाने के लिए, जैसे हमने एंशिएंट में देखा था भाई, जैनिज्म आया था, बुद्धिज्म आया था, तो उन मूवमेंट को चलाने के लिए आप देखोगे कोई ना कोई हीरो रहता है। मींस आप देखोगे कि बिहाइंड द कर्टन कोई ना कोई रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे कई सारे मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया का यहाँ पे जन्म हुआ था, जिसमें से नाम अगर मैं लूँगी तो राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र, विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन लोगों का नाम लिए बिना हम अगर इंडियन रेनेसा पढ़ रहे हैं तो इंडियन रेनेसा अधूरा है। क्योंकि यही जो है, यही मेन पिलर है इंडियन रेनेसा का, और यहीं से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन हर बार जो है वो हमें देखने को यहाँ पे मिले हैं। अब अगर हम बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स, आखिरकार किसी भी चीज होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो यहाँ फैक्टर्स जो हैं मैं आपको जस्ट एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, सेम टू सेम जो है वो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो फैक्टर्स में देखेंगे तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सोशल फैक्टर अलग होंगे, रिलीजियस अलग होंगे, इकोनॉमिक अलग होंगे, पॉलिटिकल अलग होंगे। तो यहाँ पर सोसाइटी में जिस फेज की हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उसमें से जो सोशल रीजन्स हैं उसमें से सबसे पहले तो है सती। सती जो है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट हो रही थी, बहुत ज़्यादा नंबर में यहाँ पे सती परफॉर्म ज़बरदस्ती किया करवाया जाता था विमेन से, ठीक है। फिर उसके बाद सती नहीं, उसके बाद सेकंड है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी इतनी ज्यादा परफॉर्म हो रही थी आफ्टर गुप्त पीरियड। जब आप गुप्त पीरियड में जाओगे यू विल सी कि अनटचेबल्स वर कॉल्ड बाय द डेरोगेटरी नेम चंडालास, है ना, उनको चांडालास नाम से पुकारा जाता था। इवन यू विल नॉट बिलीव, हमें ऐसा स्क्रिप्ट में भी देखने को मिलता है, जब चांडालास विलेज में एंटर करते थे तो पीपल यूज टू बीट द ड्रम्स, ताकि बीट की आवाज से उनको समझ में आ जाए कि भाई चांडालास आ रहे हैं, सो दैट द शैडो ऑफ द चांडालास जो है वो उनके ऊपर ना पड़े। तो इतनी ज्यादा डेरोगेटरी कंडीशंस हो गई थी अनटचेबल्स की, सती परफॉर्म हो रहा था, विडो रीमैरिज नहीं करने दे रहे थे, कोई विडो हो गई अगर तो उसको पाप माना जाता था। तो दीज आर ऑल द सोशल कंडीशंस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम एंड दिस इज द रीजन व्हाई रेनेसा टुक प्लेस टू अपरूट ऑल दीज सोशल इवल्स, है ना।
उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे सोशल ईवल्स की अलावा भी कुछ कुछ फॉर एग्जांपल और भी जैसे कंडीशंस थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है, नया शब्द बता रही हूँ। डोमिनो इफेक्ट मतलब कि उस टाइम पीरियड में इंडिया के बाहर भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर कई सारे स्कॉलर्स का जन्म हुआ था जो अपने आइडियाज़ को प्रोपोगेट कर रहे थे। तो जैसे हमारे घर में भी होता है, हमारे घर में अगर हमारे फादर आईएएस हैं तो हम भी सिविल सर्विस की तरफ जाते हैं, हमारे घर में बिजनेसमैन है तो हम भी बिजनेस क्लास की तरफ मूव करते। सेम यहाँ पर भी हुआ था। इंडिया वर्ल्ड में बहुत सारी जगह एक अलग से यहाँ पे मूवमेंट चल रहा था, आप कह सकते हो रेनेसा चल रहा था। उसी रेनेसा से इंस्पायर हमारे इंडिया के भी लोग हुए थे, उसी को हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो द रीज़न कि क्यों हमारे यहाँ इंडियन रेनेसा आया था। दूसरा यहाँ पे रीजन हो जाएगा ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स ने भी कई सारे अत्याचार वगैरह करके रखे हुए थे, तो उसको भी एक जो कॉमन पीपल है उनमें इमरजेंस लाने के लिए, उनमें अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए भी इनका इमरजेंस हुआ था। ये जो मूवमेंट है ये चलाई गई थी। एक और है राइस ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंशिया, मतलब कि जब जब आप देखोगे कि अगर कोई पर्सन है अगर वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेके ही नहीं चल सकता, वो अपने थॉट्स को सामने रख ही नहीं सकता, तो मूवमेंट जो है वो नहीं आगे बढ़ सकती। हम इंडिया में जितने भी मूवमेंट देखते हैं, चाहे अभी आप फार्मर प्रोटेस्ट बिल में जो इन्होंने किया था वो देख लो, या फिर अभी एनआरसी मुद्दे पे जो हुआ था, करंट रिलेवेंस करके बता रही हूँ, उसमें भी अगर कोई मूवमेंट में कोई लीडर नहीं है तो वो मूवमेंट आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन इस फेज़ में ऐसे कई सारे लीडर्स का जन्म हुआ था जिन्होंने इस फेज़ को कंटिन्यू किया था। तो यहाँ पे अगर पूछेंगे व्हाट आर द रीजंस कि यहाँ पे मूवमेंट क्यों हुई थी, तो ये सारे के सारे आपके रीजंस रहेंगे। अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव करके, या 1 और 2 करके, 3 या 4 करके, आई होप यू विल बी एबल टू टेक द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आपके सामने जो इमेज है, मतलब कि इंडियन रेनेसा राजा राम मोहन रॉय को बिना बोले हुए, बिना पढ़े हुए इंडियन रेनेसा अधूरा है। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन रॉय इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसा। नॉट ओनली दिस, ही इज ऑल्सो नोन टू बी द ब्रिज बिटवीन द वेस्टर्न आइडियोलॉजी एज वेल एज द ईस्टर्न आइडियोलॉजी। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन रॉय की छोटी सी मैं स्टोरी बता दूंगी ताकि आपको यहाँ से पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाए। राजा राम मोहन रॉय का जो बर्थ है वो बेसिकली कलकत्ता में हुआ था। इनके फादर का नाम रमाकांत था जो कि एक वैष्णवाइट थे। इनकी मदर का नाम तारणी देवी था जो कि एक शिवाइट थी। बेसिकली इनके जो फादर हैं वो चाहते थे कि राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो वेद को पढ़े, वेद को जाने। वहीं पे जो इनकी मदर है तारणी देवी, वो प्रमोट करती थी वेस्टर्न एजुकेशन को। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फादर कुछ और चाहते हैं, मदर कुछ और चाहती है। एंड दिस इज द रीजन वाई राजा राम मोहन रॉय इज अ वेरी गुड ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न आइडियोलॉजी एज वेल एज ईस्टर्न आइडियोलॉजी। नॉट ओनली दिस, यू विल नॉट बिलीव कि इनकी 9 से 10 साल की उम्र में शादी करा देते और इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है। इनकी दूसरी शादी कराते हैं, दूसरी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। इनकी तीसरी शादी कराते हैं, राजा राम मोहन रॉय की तीसरी शादी कराते हैं तो वो सस्टेनेंस चलता है। बट इनकी इतने जल्दी इनकी शादी करा दी जाती है, हो सकता है उस टाइम पे राजा राम मोहन रॉय को भी मैरिज का मतलब नहीं पता हो, है ना। उसके बाद अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो फोर्सफुली उसे सती परफॉर्म करवा देना इज ऑल्सो अ वेरी डेरोगेटरी एक्टिविटी, यस और नो। साथ में ही इनके लाइफ में जो एक चेंजिंग फेज होता है, जैसे आप लोग भी कभी कभी क्या होता है, आपको भी धोखा मिल जाता है तो आप सुधर जाते हो, संभल जाते हो कि अब धोखा मिल गया, अब इन चीज पे हमें बिलीव नहीं करना, इस रास्ते पे नहीं चलना। सेम ऐसे ही कुछ राजा राम मोहन रॉय की लाइफ में हुआ था। और क्या हुआ था कि इनके जो बड़े भाई थे, बड़े भाई की डेथ हो जाती है और इनकी जो भाभी होती है ना, भाभी होती है, उनको जबरदस्ती सती परफॉर्म करवा दिया जाता है। यही कारण है कि राजा राम मोहन रॉय उसी क्षण जो है वो प्रण ले लेते हैं कि अपनी पूरी लाइफ में मैं सती अबॉलिश करके रहूंगा। एंड दिस इज द रीजन व्हाई राजा राम मोहन रॉय डेडिकेटेड हिज होल लाइफ इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, इंक्लूडिंग सती, इंक्लूडिंग अपरूट ऑफ सती एक्टिविटीज एंड ऑल्सो विडोरी मैरिज, और जितनी भी विमेन से रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए इन्होंने अपनी लाइफ को जो है डेडिकेट कर दिया, है ना। तो यहाँ सबसे पहले आपको याद रखना है, इन्होंने आत्मीय सभा का एस्टैब्लिशमेंट किया था। पेपर में पूछा जाता है 1915 में, नॉट 1915, 1815 में, है ना। 1815 में इन्होंने किया था। और आत्मीय सभा
बेसिकली बात करेंगे आत्मीय सभा के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो विमेन से रिलेटेड ही इनके जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी थे। साथ साथ में उस टाइम पे रिलीजियस कह सकते हो रिलीजियस पेजेंट बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थे। व्हाट डू यू मीन बाय रिलीजियस पेजेंट? रिलीजियस पेजेंट मतलब होता है आइडल वर्शिप कर रहे हैं, बिना पत्थर मतलब पत्थर की जो है पूजा कर रहे हैं, उसको रिसोर्सेज उसके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, दिस इज आइडल वर्शिप है ना, मूर्ति पूजा। उसके अलावा यहाँ पे पॉलीथिज्म बहुत ज़्यादा था, बट राजा राम मोहन रॉय बिलीव्स इन पैंथीज्म। व्हाट इज पैंथीज्म? पैंथीज्म मीन गॉड इज एवरीवेयर, ही इज नॉट रिसाइडिंग इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ टेम्पल। तो ये इन चीज़ों में बिलीव करते थे। तो आत्मीय सभा का यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव था कि आइडल वर्शिप को खत्म करना है, क्योंकि उससे रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। साथ साथ में सुपरस्टिशियस बिलीव, जैसे कि हम छींक देते हैं भाई तो हम जाएंगे नहीं, बिल्ली रास्ता काट दी तो हम क्रॉस नहीं करेंगे, एंड मेनी मोर थिंग्स दैट वर प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। उन सभी सुपरस्टिशियस बिलीव को यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय ने खत्म किया था। ठीक है, कास्ट सिस्टम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, सती यहाँ पे एक और इंक्लूडेड, चाइल्ड मैरिज, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव किसके हुआ करते थे? आत्मीय सभा के। समझ में आए कि नहीं? यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। राजा राम मोहन रॉय की मैं आपको बता दूं, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ की थी कि इनको बेसिकली जो अकबर टू हैं उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी जो मुगल बादशाह हुआ करते थे वो अकबर टू थे, और यही कारण था अकबर टू ने इनको उपाधि दी थी राजा की। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स में, तो यहाँ पे लिखा नहीं बट याद आ गया मुझे, तो मैंने आपको बता दिया, ये आप याद रखोगे, है ना। फिर यहाँ पे इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था, दैट इज नोन एज ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज है ना, 1828 में किया था, ईयर याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये ब्रह्म समाज का जो बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव था, पहले वाले का क्या ऑब्जेक्टिव था वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ब्रह्म समाज का क्या ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको बताया कि भाई इनके फादर चाहते थे ये वेद पढ़े, स्क्रिप्चर्स पढ़े, ये सुनो, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था। कहाँ पे? फोकस्ड ऑन प्रेयर्स, मेडिटेशन, रीडिंग, मतलब मदर की बात तो मान रहे हैं, फादर की भी मानेंगे, यस और नो, तो ये वही बात है। तो यहाँ पे इनका मेन फोकस क्या था ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यूनिटी ऑफ रिलीजन में बिलीव करते थे, मतलब यहाँ पे सेकंड वाले के जो मोरलेस ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिलीजियस रहेंगे। समझ में आए कि नहीं आपको? तो ये आपको याद करने में यहाँ पे इजी होगा। फिर दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि भाई ये पहली रिलीजियस मूवमेंट है, इसके पहले एज सच कुछ बड़ी रिलीजियस मूवमेंट हुई नहीं थी। तो इट वाज द फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी की बात चल रही है, तो यहाँ पे फर्स्ट रिलीजियस मूवमेंट रहेगी। अब ये जो स्प्लिट हुई है 1886 में, कैसे स्प्लिट हुई है भाई, तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, है ना। देवेंद्र नाथ टैगोर ने भी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था, उसके बाद केशव चंद्र सेन ने भी ज्वाइन किया था, लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने के कारण ब्रह्म समाज जो है वो स्प्लिट हो जाता है आगे चलकर। समझ में आया कि नहीं? वो आगे चल के क्यों स्प्लिट होता है, कैसे स्प्लिट होता है, वो हम देखेंगे जब ये लोग ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप एक बार देख लो कि भाई 1886 में ये दो समाज में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन इज ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, जिसे केशव चंद्र सेन ने लेड किया था, है ना। एंड केशव चंद्र सेन का जब भी नाम आता है तो हमेशा याद रखिए, ही इज द पर्सन हु इज नोन टू बी अहेड ऑफ हिज टाइम। अहेड ऑफ हिज टाइम मतलब जो समय से भी ज्यादा आगे हो। कैसे समय से ज्यादा आगे थे वो भी हम देख लेंगे। एक तो आपका हो गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, सेकंड इज आदि ब्रह्म समाज, जिसे देवेंद्र नाथ टैगोर ने यहाँ पे लेड किया था। ठीक है, ये दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इसी का डिवीजन हुआ था आगे। नेक्स्ट हमारा आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज तत्वबोधिनी सभा। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1839 में स्टैब्लिश हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने स्टैब्लिश किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्टैब्लिश किया था। अभी आप इस बार 2022 का प्रीलिम्स देखोगे ना, तो उसमें ये ऑर्गेनाइजेशन पूछी गई थी। इवन उसमें ये भी पूछा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहाँ बनी हुई थी। जैसे कि इसके पहले वाले में देखोगे ये लिखा है कहाँ बनी थी, कैलकाटा। इसके बिफोर में भी देखोगे कैलकाटा। तो ये याद रखना है। कैलकाटा से मुझे एक चीज़ और याद है, इंडियन रेनेसा को बंगाल रेनेसा भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज बंगाल वॉज, आप कह सकते हो, लोकस एंड फोकस ऑफ द रेनेसा। वो एक बहुत ही मेजर सेंटर बना हुआ था, जो मोस्ट ऑफ द रिफॉर्मर्स थे वो बंगाल से आए थे। दिस इज द रीजन वाई इंडियन रेनेसा इज ऑल्सो नोन एज बंगाल रेनेसा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये कैलकाटा में गई, कैलकाटा में है, तो मतलब बेसिकली आपको नाम याद रखना है ऑर्गेनाइजेशन का, ईयर स्टैब्लिशमेंट ईयर याद रखना है, कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था वो भी याद रख लेना, किसने स्टैब्लिश किया था वो भी याद रख लेना, मोर एंड लेस उसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो भी याद रख लेना। ये कुछ पॉइंट्स जो हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद होने चाहिए। स्टोरी सुन लोगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। समझ में आए कि नहीं? तो ये मैं बात कर रही हूँ देवेंद्र नाथ टैगोर के, वेरी फेमस पर्सनैलिटी। वाई? बिकॉज ही इज फादर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें पहला नोबेल प्राइज मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए। याद है कि नहीं आपको? तो ये तत्वबोधिनी सभा जो है इन्होंने स्टैब्लिश की थी। अब बेसिकली तत्वबोधिनी सभा का ऑब्जेक्टिव क्या था?
ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम टू सेम राजा राम मोहन रॉय ने जो ब्रह्म समाज स्टैब्लिश किया था ना, सेम वही था। मतलब कि विमेन्स का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए, आइडल वर्शिप को खत्म करो। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स किसके थे? तत्वबोधिनी सभा के ऑब्जेक्टिव्स रहे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका और क्या ऑब्जेक्टिव रहा था, तो जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी होती है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी को भी प्रोपोगेट करना इंडिया में, ये भी उनका काम रहा था विथ रैशनल आउटलुक। रैशनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी। देखिए जैसे कि आप कहते हैं ना कि वेस्टर्न और मॉडर्न होने में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। कोई वेस्टर्न है, वेस्टर्न मतलब कि ही इज़ फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर, समझ में आया कि नहीं। मॉडर्न कपड़े पहनने से मॉडर्न नहीं होते, मॉडर्न सोच से होते हैं, बाय योर इंटेलेक्चुअलिटी, बाय योर रैशनल थॉट्स, बाय योर लॉजिकल आउटलुक। समझ में आ रही कि नहीं। तो यहाँ पे वेस्टर्न मतलब रैशनल आउटलुक की बात हो रही, दैट इज यहाँ मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही। समझ में आ रही कि नहीं। तो दिस इज तत्वबोधिनी सभा स्टैब्लिश्ड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर इन द ईयर 1839। अब ये 1839 के बाद इन द ईयर 1842 में किसको ज्वाइन कर लेते हैं? ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा नहीं बट बता दे रही हूँ आपको, है ना। 1839 के बाद 1842 में किसको ज्वाइन कर लेते हैं? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया को, ब्रह्म समाज को ज्वाइन कर लेते हैं, जो बाद में जाके भी चेंज हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देन यहाँ पे अगेन वही लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्या थे? सेम रिपीटेशन है कि भाई प्रोपोगेटेड द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम थ्रू देयर मंथली जर्नल। यस, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वबोधिनी पत्रिका पे यू विल मार्केट, बिकॉज ये जो पत्रिका है किससे एसोसिएटेड है भाई? तो ये जो है देवेंद्रनाथ टैगोर से एसोसिएटेड है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रख लोगे। फिर देखो यहाँ पे किस किसने ज्वाइन किया है, मेंबर कौन कौन बने थे, ये कुछ कुछ नाम लिखा है। हालांकि ये जो नाम है, फॉर एग्जाम्पल ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजेंद्र लाल मित्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर मतलब इनको नाम क्यों दिया? ओ विद्यासागर, दैट इज विद्यासागर का मतलब वो ओशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज बहुत ज़्यादा थी भाई इन पर्सन में, इसलिए इनको ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम दिया था। इन सब ने इसको ज्वाइन किया था और फिर जो है आइडियाज़ को प्रोपोगेट किया था, जो भी इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर वर्क किया था, एक नया आउटलुक दिया था इस ऑर्गेनाइजेशन को। यस और नो? चलो आगे चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी 1842 में इन्होंने ज्वाइन किया था, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सेम वही लिखा है, ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया किसने स्टैब्लिश किया? तो भाई याद रख लेंगे, केशव चंद्र सेन ने स्टैब्लिश किया। अब ये जो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है, मैं आपको थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट बता देती हूँ भाई। देखिए ये आपका ब्रह्म समाज था, किसने स्टैब्लिश किया था? राजा राम मोहन रॉय ने। कब स्टैब्लिश किया था? 1828 में किया था। अब इसको, इसी ब्रह्म समाज को 1842 में किसने ज्वाइन किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने ज्वाइन किया था। इसी ब्रह्म समाज को 1857 में किसने ज्वाइन किया था? तो ये केशव चंद्र सेन ने ज्वाइन किया था। किसको? ब्रह्म समाज को, ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था दोनों जन ने। अब इन दोनों ने जब ज्वाइन किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने, तो ये अपने 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 आइडियाज देते थे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, लेकिन इनके जो आइडियाज हैं, आइडियोलॉजी है, वो मैच नहीं करती थी। और यही कारण है कि ये 1866 में डिवाइड कर देते हैं ब्रह्म समाज को और केशव चंद्र सेन बना लेते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। और आदि ब्रह्म समाज के साथ कौन चला जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये आपको डिवीजन समझ में आ गया होगा। पिछली बार अगर आप पेपर देखोगे 2020 के प्रीलिम्स में, तो ये क्वेश्चन पूछा था। जिनको ये बात क्लियर होगी किसने कब ज्वाइन किया विद ईयर, उन्होंने सही मार्क कर पाया होगा। आप लोगों को ईयर अभी डिफिकल्ट लग रहा होगा, 2-3 बार पढ़ोगे तो ये इजी लगने लगेगा। 1842, 1856, 57, 1866 इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। 1-2 बार रिवाइज करोगे सो यू विल बी इजिली गोइंग टू स्वैलो इट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, फाउंडेड बाय केशव चंद्र सेन। अब केशव चंद्र सेन को अहेड ऑफ टाइम क्यों बोला जाता था? क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में अगर हम मैरिज की बात करते हैं तो आज का कल्चर जो है, जो हमारी सोशियोलॉजी है, जो सोसाइटी है, वो चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि हम 1990s के पहले अरेंज मैरिज में बिलीव करते थे, बट अभी लव मैरिज भी सक्सेसफुल है। यस और नो? समझ में आ रही कि नहीं? इसके पहले आप देखोगे हम इंटरकास्ट मैरिज 1990s के पहले बात नहीं करते थे भाई, इंटरकास्ट मैरिज मतलब पाप है। यस और नो? लेकिन आज हम इंटरकास्ट मैरिज को भी प्रोपोगेट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। इवन गवर्नमेंट तो पैसे भी देती है भाई,
कि आप अगर लोअर कास्ट किसी पर्सन से मैरिज करते हो तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो दैट मीन्स वी आर प्रोपोगेटिंग, वी आर प्रमोटिंग, हम एक एगलिटेरियन सोसाइटी पे आज बिलीव कर रहे हैं और साथ साथ में एक एगलिटेरियन अप्रोच पे भी वर्क कर रहे हैं, नॉट ओनली पीपल बट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। तो यहाँ पे जो केशव चंद्र सेन है, अहेड ऑफ टाइम इनको इसलिए बोला गया क्योंकि ये बात है 19th सेंचुरी की। उस 19th सेंचुरी में ये इंटरकास्ट मैरिज की बात करते थे, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए इनको क्या बोला गया, अहेड ऑफ मैरिज। लेकिन ये ऐसे पर्सन है जो अपनी खुद की जुबान पे भी नहीं टिके। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी 13 साल की बेटी की शादी जो है वो कूच बरार के राजा से कर दी थी। मतलब कि खुद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मतलब कि वो कहावत है ना, बड़ी दुकान फीका पकवान, दैट इज सेम केस विद किसके साथ है यहाँ पे, केशव चंद्र सेन के साथ। मतलब कि बड़ी दुकान फीका पकवान, खुद बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, विमेन के साथ विडो रीमैरिज करना चाहिए, सती नहीं करना चाहिए, अर्ली मैरिजेस नहीं। अर्ली मैरिजेस पे इन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया पे बैन लगा रखा था, बच्चों की चाइल्ड मैरिज, अर्ली मैरिज हम नहीं कराएंगे और खुद की बेटी की शादी करा देते हैं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो। तो ये जो है आपको इतना याद रखना है कि इनने कब इसको ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था, 1866 में इन्होंने ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कर दिया था। और साथ साथ में इनका मेन इंपॉर्टेंट योगदान रहा था, इन्होंने ब्रह्म समाज को बाहर पॉपुलराइज किया था, यूनाइटेड प्रोविंस में, पंजाब में, बॉम्बे में, मद्रास में। दूसरी चीज आप सभी को पता है, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज हालांकि कलकत्ता में फॉर्म नहीं हुई थी, ये फॉर्म आपकी हुई थी बेसिकली बॉम्बे में फॉर्म हुई थी। प्रार्थना समाज भी पेपर में पूछा गया था 2022 के प्रीलिम्स में, बॉम्बे में फॉर्म हुई थी प्रार्थना समाज। ये एक इंस्ट्रूमेंटल थे, मतलब कि किसी चीज में इन्होंने योगदान दिया होगा इस फॉर्मेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में। समझ में आई कि नहीं? तो ये आप लोग याद रख सकते हो। फिर ये रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म में बिलीव करते थे, इंटरकास्ट मैरिज में बिलीव करते थे, सती अबॉलिशन में बिलीव करते थे, साथ साथ में अर्ली मैरिजेस नहीं करवाना है। ये सारी के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इनके रहे थे। प्रीलिम्स में अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आई होप यू विल बी एबल टू मार्क द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, सॉरी नेक्स्ट नहीं है, ये उसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि भाई इनका इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो पाया था इनके खुद के प्रिंसिपल्स पे, मींस ये वो वाली बात होगी, टॉकिंग ऑन प्रिंसिपल्स एंड प्रीचिंग करप्शन। तो ये वही सेम कि मतलब कि खुद बड़ी बड़ी बातें करते हैं और खुद ने यहाँ पर अपनी बेटी की शादी करा दी। सेम वही लिखा है, 13 ईयर ओल्ड डॉटर की इन्होंने शादी करा दी थी ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स के साथ, है ना। और यही कारण है कि फिर यहाँ पर जो है हमें सिज्म देखने को मिलता है, सिज्म मतलब कि डिवीजन देखने को मिलता है ब्रह्म समाज में। और इस तरीके से ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया और आदि ब्रह्म समाज जो है वो 2 में डिवीजन हो जाता है। होप सो द पॉइंट्स आर क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट हम आते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज तो जैसे कि इसको आप कैसे याद रख सकते हो, 1867 में सबसे पहले इसका फॉर्मेशन हुआ है। एक मिनट ईयर देख लूँ मैं, गलत तो नहीं बता रही, नहीं, हाँ 1867 है ना, 1867 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। प्रार्थना समाज की अगर मैं बात करूंगी तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, भाई हम प्रार्थना कैसे करते हैं, आत्मा से करते हैं, तो इसलिए इनका फाउंडर कौन है, आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे दादोबा पांडुरंग और इनके जो ब्रदर हैं आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने इसको फाउंड किया था। फाउंडर अगर आएगा तो आप लोग इसको सही मार्क कर देना। प्रार्थना समाज मतलब प्रेयर सोसाइटी, किसकी सोसाइटी है, इसका मतलब क्या है, प्रेयर सोसाइटी। ये जो मूवमेंट थी बेसिकली बॉम्बे से स्टार्ट हुई थी, हमने अभी देखा बॉम्बे में फॉर्मेशन हुआ था इसका। और साथ साथ में इसका जो फॉर्मेशन है उसमें एक इंस्ट्रूमेंटल जो रोल प्ले किया था वो केशव चंद्र सेन ने किया था, हमने ये भी देखा। अब ये बिलीव किस में करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, इसका काम क्या है, तो ये जो है ये बिलीव करते हैं मोनोथीज्म में, मतलब एक ही भगवान की पूजा करना, दैट इज वर्शिपिंग ओनली वन गॉड। ये इस चीज़ पे बिलीव करते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इस जो समाज है इसको ज्वाइन किसने किया था, तो इसको ज्वाइन किया था MG रानाडे ने, महागोविंद रानाडे। ये वाला पॉइंट इसको याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है ना। हालांकि ज्वाइन किसने किया था मतलब प्रीलिम्स में पूछा तो नहीं जाता, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाता है वो बता दिया मैंने। ईयर पूछ लेगा, किसने फाउंड किया वो पूछ लेगा, कहाँ फॉर्म हुआ है वो पूछ लेगा, या एट द मैक्स ये लोग ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आई होप आपको ये पता हो गया, याद हो गया होगा, जो पॉइंट्स मैंने बताए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वो याद रख लेना। कुछ और चीज़ें लिखी हैं भाई यहाँ पे कि इनके क्या सोशल एजेंडा थे प्रार्थना समाज के, तो वही है बाकी कॉमन, जैसे यहाँ पे लिखा डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम, विमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, यही मोर और लेस सभी रिलीजियस मूवमेंट के सेम ऑब्जेक्टिव थे। समझ में आए, कुछ अलग से खास ऑब्जेक्टिव इनके नहीं रहे। तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो आई होप आप पॉइंट्स जो वो मार्क कर पाओगे भाई कि 1 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है या 4 सही है। आगे चलते हैं। ओके नेक्स्ट,
सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्य शोधक मतलब ट्रुथ सीकर सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो सत्य शोधक समाज जो है उसको स्टैब्लिश किया था ज्योतिबा फुले ने। वेरी इंपॉर्टेंट नेम है ज्योतिबा फुले। कब स्टैब्लिश किया था? 24 सितंबर 1873। अब मैं अगर ज्योतिबा फुले की बात करूं तो बेसिकली ये जो ज्योतिबा फुले हैं, है ना, ज्योतिबा फुले जो है पहले अपने नाम के मतलब सरनेम जो है वो फुले नहीं लगाते थे। तो मैम ये क्या लगाते थे? तो ये जो है अपने सरनेम में ना गोरे लगाते थे, गोरे। एंड गोरे जो है बेसिकली माली की कास्ट होती है, जो माली का वर्क करते, फ्लावर से रिलेटेड जो वर्क करते हैं। फिर फूलों का काम करते करते इन्होंने अपने सरनेम के बाद क्या लगा लिया? फुले लगा लिया। फिर इनके बचपन में लगभग 9 साल की उम्र में शादी हो जाती है सावित्री बाई फुले से। सावित्री बाई फुले जो है वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी जब उनकी शादी हुई थी, लेकिन आज सावित्री बाई फुले को अगर हम इंडिया की पहले टीचर के रूप में जानते हैं तो उसका रीजन है ड्यू टू हर हस्बैंड ज्योतिबा फुले, क्योंकि ज्योतिबा फुले ने अपनी वाइफ को पढ़ाया लिखाया। और उसके बाद सावित्री बाई फुले जब भी स्कूल जाती थी तो जब उनके फादर को पता चला सावित्री बाई फुले की कि मेरी बेटी पढ़ाने जाती है तो उनको घर से निकाल दिया कि अब घर मत आना। मतलब कि विमेन की कंडीशंस इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो कुछ अच्छा काम भी करें तो भी उनको अप्रिशिएशन नहीं मिलता था, ठीक है। और सावित्री बाई फुले की मैं बात करूं तो वो जब भी जाती थी घूमने नहीं पढ़ाने जाती थी, तो जब भी वो पढ़ाने जाती थी वो अपने बैग में 2 साड़ियाँ ले जाती थी। क्यों? क्योंकि एक साड़ी से जाती थी तो लोग उन्हें गोबर मारते थे, पत्थर मारते थे, तो एक साड़ी उनकी गंदी हो जाती थी, तो वो गंदी साड़ी में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी, इसलिए वो दूसरी साड़ी लेके जाती थी, वहाँ चेंज करती थी, फिर पढ़ाती थी। मतलब कि उन्होंने सिर्फ सोशल वर्क में इतना स्ट्रगल किया। लोग जनरली स्ट्रगल करते हैं खुद के लिए, खुद का एग्जाम निकालने के लिए, लेकिन उन्होंने दूसरों को पढ़ाने के लिए स्ट्रगल किया। बहुत बड़ी बात है ना। सो अ वेरी बिग ट्रिब्यूट टू ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले। तो यहाँ पे इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्टैब्लिशमेंट की थी। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो सोशल सर्विस था, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। साथ साथ में इनका विमेन में इस एजुकेशन स्प्रेड करने का बहुत बड़ा रोल रहता है। इवन इन्होंने 1848 में पुणे में एक स्कूल भी खोला था जिसमें ये पढ़ाते थे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ज्योतिबा फुले की, सार्वजनिक सत्य धर्म, और दूसरी है गुलामगिरी। गुलामगिरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछी जाती है। गुलामगिरी जो है ये बुक किसकी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई गुलामगिरी जो बुक है ये किसकी है, तो ये ज्योतिबा फुले की है, ठीक है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एजुकेशन को स्प्रेड करना, एक सोसाइटी में बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे सोशल सर्विस को करना, फिर यहाँ पे सती सिस्टम को हटाना, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना, और सोशो इकोनॉमिक जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं उन सबको हटाना जो है ये किसका काम रहा था? तो ये सत्य शोधक समाज का जो है ये काम रहा था। समझ में आया कि नहीं? आगे चलते हैं। अब यहाँ पे सत्य शोधक समाज में यहाँ पे कौन एडमिट हो सकता था? तो भाई ओनली लोअर कास्ट एंड शूद्र, जो शूद्र और लोअर कास्ट है ना उन्हीं को यहाँ पे मेंबर बनाया जाता था, और किसी को और को मेंबर यहाँ पे नहीं बनाया जाता था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इट रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम, भाई कास्ट सिस्टम को हटा दिया, एंड वॉज अगेंस्ट द सोशल एंड पॉलिटिकल सुपीरियोरिटी ऑफ द ब्राह्मण्स, क्योंकि ब्राह्मण्स उस टाइम पे बहुत अत्याचार करते थे। ऐसा ना मंदिर में जाने की परमिशन नहीं होती थी, बहुत सारी परमिशन नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ पे बेसिकली जो है आप देख सकते हो कि एक सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की ओवरऑल जो है ये लोग यहाँ पे बात किया करते थे, ठीक है। एंड यहाँ पे दे ऑल्सो रिजेक्टेड द उपनिषद, वेदास एंड द डोमिनेंस ऑफ द आर्यन सोसाइटी। जो डोमिनेंस है मतलब जहाँ पर सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी का कॉम्प्लेक्स जनरेट हो रहा है, जहाँ पे सामने वाले को इन्फीरियर जो है वो फील हो रहा है किसी की बुक से, किसी के स्क्रिप्चर्स से, उन सभी को इन्होंने क्या कर दिया? हटा दिया। मतलब इन्होंने ख़त्म कर दिया। किसने? यहाँ ज्योतिबा फुले ने। ख़त्म इन द सेंस ये उस पर बिलीव करते थे कि ख़त्म होना चाहिए। यही कारण है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हैं वो इनको अपना क्या मानते हैं? एक तरीके से टीचर मानते हैं। किसको मानते हैं? ज्योतिबा फुले को। समझ में आया कि नहीं? और इनकी डॉक्टर BR अम्बेडकर भी कई सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है। ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। आर्य समाज। आर्य समाज जो है फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की मैं बात करूंगी तो बेसिकली स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बर्थ है वो गुजरात में हुआ था। इनका बर्थ जो है वो गुजरात में हुआ था। इनकी बेसिकली सिस्टर और एक अंकल हैं, उन्होंने उनको पाला था, लेकिन सिस्टर और अंकल की डेथ होने के बाद जो हैं ये मथुरा चले गए थे। मथुरा में एक इनको गुरु मिले थे जिनका नाम है विराजानंद स्वामी, है ना। और ये जो विराजानंद स्वामी हैं ये बेसिकली बिलीव करते थे किस चीज़ में? ये बिलीव किया करते थे
वेदास में। और यही कारण है कि इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को बोला कि यू हैव द पोटेंशियल, आप में ही वो पोटेंशियल है कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो यहाँ पे प्रोसेलिटाइजेशन हो गया है, जो यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, यहाँ पे कई सारे लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये सारी चीज़ों को सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो, बिकॉज यू हैव ओनली द पोटेंशियल, आप में ही ये सारे के सारे यहाँ पे पोटेंशियल है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से ये मथुरा जाते हैं, अपने जो इनके जो स्वामी रहते हैं ना, उनका नाम क्या रहता है, विराजानंद स्वामी। विराजानंद स्वामी की बात मानकर पूरे वेद को समझते हैं, स्क्रिप्चर्स को समझते हैं, और यही कारण है कि इन्होंने स्लोगन दिया था गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे ना। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में इन्होंने आर्य समाज को स्थापित किया था। गाइडिंग प्रिंसिपल्स आर्य समाज के क्या क्या हैं, तो ये आपको वेद जो हैं वो सिर्फ ट्रू, वेद सत्य के ज्ञान का ग्रंथ है ना, मतलब आपको ट्रू नॉलेज चाहिए तो वेद पढ़ लो। क्यों? क्योंकि वेद पे इनके गुरुजी ने इनको बोला था कि तुम्हारे अंदर ही पोटेंशियल है, कि ये जो एक यहाँ पे हिंदुइज्म का जो भाव है जो भारत से जा चुका है उसको रिवाइवल करने का पोटेंशियल तो तुम्हारे अंदर है। इसीलिए यहाँ पर जो आर्य समाज है उसमें बोला गया है वेद जो है वो ट्रुथ की एक रियल नॉलेज है ना। गॉड एज ऑल ट्रुथ, ऑल नॉलेज, ऑलमाइटी, इमॉर्टल, क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स इज अलोंग वर्थ योर वर्शिप। गॉड को यहाँ पे सच बताया गया, नॉलेज बताया गया है ना, ऑलमाइटी बताया गया, इमॉर्टल बताया गया, सच्चिदानंद बताया गया है। समझ में आया कि नहीं? किसमें? यहाँ पे जो आर्य समाज है, आर्य समाज तो इवन आज भी वर्क कर रहा है, आप लोग देख सकते हो बहुत सारी जगह आर्य समाज के संस्था बने हुए हैं। यहाँ पे आर्य जो आर्य होता है, आर्य मतलब कि जो आर्य समाज को फॉलो करता है, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करता है, वो हमेशा सच को एक्सेप्ट करने में कभी घबराता नहीं, सच को हमेशा एक्सेप्ट करेगा और हमेशा ट्रुथ ने, झूठ को अबैंडन करेगा, झूठ से वो क्या करेगा, दूर रहेगा। ये यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो राइट और रॉन्ग है, राइट और रॉन्ग जो है वो हमें धर्म बताता है, धर्म बताता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से हमें क्या यहाँ पे इम्पैक्ट मिलेगा, क्या करने से हमें अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में सभी लोगों को ट्रुथ, लव और जस्टिस के साथ ट्रीट करना चाहिए। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड विथ लव एंड जस्टिस, ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर द प्रिंसिपल एम ऑफ समाज, इसका मेन एम क्या है? टू प्रमोट द वर्ल्ड्स वेल बीइंग इन द मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस। ये देखो ऑब्जेक्टिव्स मैं पढ़ रही हूँ है ना, प्रीलिम्स में पूछ लें भाई ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपको पता होगा। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स किसके हैं? आर्य समाज के। फिर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, DAV स्कूल उन्होंने चालू किए थे। कहाँ पे किया था? सबसे पहला लाहौर में किया था इन द ईयर 1886। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को याद रखोगे। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट एट लाहौर इन 1886, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर जो है सोशो रिलीजियस मूवमेंट के अभी बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे आप लोग। फिर यहाँ पे अगेन बताया गया है कि भाई सुपीरियॉरिटी जो है, वाइट गोरे जो है वो बड़े होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म देखा, तो जनरली सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया के इलाके में था, है ना, और अभी भी सेंट्रल इंडिया नॉर्थ इंडिया के इलाके मतलब इंडिया का ही देखेंगे, बट हम देखेंगे कि अब जो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मुस्लिम्स में कौन कौन से हुए। बेसिकली इसके पहले हमने जितने भी देखे थे वो हिंदू के थे, है ना, हिंदुइज्म में कौन कौन से थे। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि MPPSC कंटिन्यूसली हिंदू में रिफॉर्म्स पूछ रहा है, तो हो सकता है इस बार मुस्लिम में रिफॉर्म्स पूछ ले, तो इसलिए आपको ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले हम आते हैं वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट की जब मैं बात करूंगी तो एक पर्सन है जिनका नाम है अब्दुल वहाब, जो कि अरेबिया के थे। अरेबिया के जो अब्दुल वहाब थे, इन्हीं की आइडियोलॉजी को मोर और लेस इंडिया में प्रोपोगेट किया गया था, इंडिया में फैलाया गया था। किसने इनको फैलाया था? तो नाम याद रखेंगे, शाह वली उल्लाह। किसने किया था? शाह वली उल्लाह ने। तो शाह वली उल्लाह जो है, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इंडिया में जो है इनके कॉन्सेप्ट को, इनकी अवधारणा को, इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको यहाँ पे पूरे में फैलाया था। बेसिकली किसकी थी? अरेबिया के अब्दुल वहाब की, ठीक है। ये जो मूवमेंट है इसके मेन लीडर कौन थे, किसने किया था, प्रीलिम्स में पूछेंगे तो शाह वली उल्लाह आप लोग याद रखेंगे। समझ में आए कि नहीं? अब ये जो शाह वली उल्लाह थे, ये एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे कि किस चीज़ में बिलीव करते थे, किस चीज़ में बिलीव करते थे। तो शाह वली उल्लाह
इंडिया जो है वो जो है कुरान की जो रियल टीचिंग्स हैं, जो प्योर टीचिंग्स है कुरान की, जो ओरिजिनलिटी है इस्लाम की, उसको प्रोपोगेट कर रहे थे, उसमें बिलीव कर रहे थे, उस चीज़ को लेकर अवेयरनेस फैला रहे थे लोगों के बीच में। समझ में आए कि नहीं? तो सबसे पहले ये इंडिया के फर्स्ट इंडिया मुस्लिम लीडर थे 18th सेंचुरी के, टू ऑर्गेनाइज मुस्लिम अराउंड द टू फोल्ड आइडियल्स ऑफ दिस मूवमेंट। समझ में आया कि नहीं? तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, मतलब कि यहाँ पर ये पहले लीडर थे जिन्होंने एक मुस्लिम को, जो मुस्लिम यहाँ पे मुस्लिम्स हैं उनको टू फोल्ड आइडियाज में यहाँ पे उन्होंने इसको क्या किया था, प्रपोगेट किया था। अब सबसे पहली बात, जैसे कि हमारा हिंदुइज्म में भी डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो हिंदू में जैसे कि वैष्णवाइट होते हैं, ठीक है, शवाइट्स होते हैं, देन शाक्त के भी होते हैं कि नहीं होते। तो इसी तरीके से मुस्लिम्स में भी देखिए, मुस्लिम क्योंकि रिलीजियस डिस्कशन है तो मैं अगर किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो जाते, कुछ गलती से गलत बोल दूं तो मुझे अज्ञानी मान के माफ़ कर देना, बिकॉज माई मोटिव इज़ नॉट टू हर्ट योर सेंटिमेंट, बट सम ऑफ द थिंग्स जो यहाँ पे है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी तरीके से मुस्लिम्स में भी डिवीजन होता है डिफरेंट स्कूल्स का, जैसे हनाफी स्कूल ऑफ थॉट है फॉर एग्जांपल, डिफरेंट ऑर्डर्स भी होते हैं। तो जो 4 स्कूल ऑफ थॉट होते हैं मुस्लिम में, उनमें यहाँ पे हार्मनी स्टैब्लिश करने की ये लोग बात करते हैं। किसमें बात करते हैं कि डिजायरेबिलिटी ऑफ हार्मनी अमंग द 4 स्कूल्स ऑफ मुस्लिम। पेपर में पूछेंगे कि मुस्लिम्स के जो 4 स्कूल हैं उसमें हार्मनी को स्टैब्लिश करने की बात कौन सा मूवमेंट करता है, तो आंसर इज वहाबी मूवमेंट। समझ में आए कि नहीं? देन रिकॉग्निशन ऑफ द रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस इन रिलीजन वेयर conflicting interpretation were derived from the Quran and the Hadith। मतलब कि यहाँ पे जो है कुरान और हदीस, जो कुरान है, हदीस है, जिसमें जो मुस्लिम्स की होली बुक मानी जाती है, उसमें अगर कुछ बातें लिखी हुई हैं, कुछ अगर ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो आपको लग रहा है इरेशनल है, तो वो ही यहाँ पे बताया गया है कि इंडिविजुअल कंसाइंस, जो दिल की आवाज़ कह रही हो वही करना। समझ में आया कि नहीं? देखो एक बार और पढ़ो। धर्म में व्यक्तिगत विवेक की भूमिका की मान्यता, जहाँ परस्पर विरोधी व्याख्याएं कुरान और हदीस से ली गई थी। मतलब कि कुछ आपको पता है कन्फ्लिक्टिंग बातें कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में भी मुस्लिम धर्म में भी कहीं ना कहीं मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे यही बताया गया है कि इंडिविजुअल कंसाइंस क्या कह रहा है, इंडिविजुअल कंसाइंस क्या कह रहा है, आपको उस पे मानना है, आपको उसके ऊपर जाना है। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है ये किसकी बात है, वहाबी जो है उनके ऑब्जेक्टिव्स रहे हुए थे। आगे चलेंगे। अब देखो वहाबी मूवमेंट में और भी है, ऐसा माना जाता है कि जो हमारा जो वहाबी मूवमेंट है उसमें ऐसा माना जाता है भाई कि जो बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, देखो ऐसा माना जाता है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम काफिर होते हैं, ठीक है, मतलब हमने जन्म लिया है तो हम काफिर हैं। तो यहाँ पे जितने भी लोग जन्म लेते हैं तो वो एक लैंड ऑफ काफिर है। जब वो इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं ना, तब वो यहाँ पे क्या बनते हैं, लैंड ऑफ मुस्लिम्स, तब वो यहाँ पे मुस्लिम बनते हैं। तो यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी ये था कि इंडिया जो है वो दाल और हर्ब है, मतलब लैंड ऑफ काफिर है, और इसको दार उल इस्लाम बनाना ज़रूरी है, मतलब लैंड ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ये जो है ये कौन मानता था, ये वहाबी मूवमेंट में ऐसा माना जाता था। उसके बाद इसमें सर सैयद अहमद भी आए थे, टीचिंग्स ऑफ वलीउल्लाह जो है। देखो अब क्या होता है, एक पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है, जैसे हमने ब्रह्म समाज देखा था, उसकी डेथ हो गई, आगे लोगों ने प्रपोगेट किया। उसी तरीके से जो शाह वलीउल्लाह है, जिन्होंने बेसिकली इंडिया में इसको लेके आए थे, उसको और पॉपुलराइज किया था यहाँ पे शाह अब्दुल अजीज़ ने, सैयद अहमद बरेलवी ने। हालांकि इन लोगों ने अपनी अलग भी यहाँ पे कह सकते हो डिफरेंसेस के कारण अलग इन्होंने अपनी मूवमेंट चलाई थी, बट इन्होंने इसको आगे प्रपोगेट किया था। और इनका ऐसा कहना था कि अन इस्लामिक प्रैक्टिस दैट हैड क्रेप्ट इनटू मुस्लिम सोसाइटी वर स्टॉप टू बी एलिमिनेटेड। मतलब कि जितनी भी गैर इस्लामिक प्रथाएं हैं चल रही हैं, जो इस्लाम में वर्जित हैं, आप सभी को पता है पर्दा सिस्टम चलता है इस्लाम में, ठीक है, और जब मुस्लिम्स आए थे पर्दा सिस्टम लाए थे, तभी हमारे यहाँ पे भी जो हिंदू की अपर कास्ट है उन्होंने भी पर्दा सिस्टम चालू कर लिया, पल्लू ढकने का। ये सारे के सारे, हालांकि गंगा जमुना तहजीब है, कल्चर जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है ये लोग प्योरिटी ऑफ जो है, मतलब यहाँ पे उसको बिलीव कर रहे हैं। अन इस्लामिक प्रैक्टिस जो है उनको पूरी तरीके से खत्म किया जाए, उनको किसी भी तरीके से ये लोग फॉलो नहीं करेंगे। आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है बेसिकली वहाबी मूवमेंट की मैं बात करूँ तो 1857 रिवोल्ट में भी वहाबी मूवमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स ज़्यादा पावरफुल थे, आप सभी को पता है, तो इनकी जो मूवमेंट है, इनकी जो आइडियोलॉजी है वो सप्रेस हो गई थी। बाद में जाके 1870 में ये मूवमेंट जो है फिजल्ड आउट हो गई थी इन द फेस ऑफ ब्रिटिश मिलिट्री माइट इन द 1870s में ब्रिटिशर्स के कारण जो है ये मूवमेंट वो हो गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा फराइजी मूवमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में पूछेंगे फाउंडर कौन है, हाजी शरीयतुल्लाह। कब फाउंड हुई थी, तो 1818 में इसको फाउंड किया था, 1818 में। अब ये जो फराइजी मूवमेंट है, फराइजी मूवमेंट जो है हाजी शरीयतुल्लाह ने फाउंड किया था। हाजी शरीयतुल्लाह मतलब कि हाजी मतलब होता है जो हज से लौट के आया, तो ये बेसिकली हज से लौट के आए हुए थे, इसलिए इनका नाम रख दिया था हाजी शरीयतुल्लाह। 1818 में इसको फाउंड किया था। ईस्ट बंगाल में जो है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हुई थी, प्रमोट हुई थी, ज़्यादा फेमस कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे आप देखोगे ईस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, अन इस्लामिक एक्टिविटीज़ जो भी हो रही हैं, इस्लाम को जो जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, जो अन इस्लामिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से ख़त्म करना है, उनको पूरी तरीके से एबॉलिश करना है। ये काम किसका था, तो ये आपको पता होना चाहिए, फराइजी मूवमेंट का ये काम रहा था। समझ में आया कि नहीं? आगे चलते हैं, अब इसी से रिलेटेड और भी हम बातें करेंगे फराइजी मूवमेंट में। फराइजी मूवमेंट में जो हाजी शरीयतुल्लाह है उसके बाद इसको ज्वाइन किया था दादू मियान ने। अब ये जो दादू मियान है इन्होंने क्या किया था, इस फराइजी मूवमेंट को जो कि अन इस्लामिक प्रैक्टिस को बैन करने की बात करी थी, खत्म करने की बात थी, इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब दादू मियाँ आ जाते हैं। दादू मियाँ जब आते हैं तो ये देखते हैं कि जो बंगाल है, बंगाल के इलाके में जो हिंदू ज़मींदार हैं वो बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए ये जो मूवमेंट है ना, ये जो आपकी मूवमेंट है, कौन सी मूवमेंट चल रही है, आप जरा देखो, फराइजी मूवमेंट। तो ये जो फराइजी मूवमेंट है इसमें ये लोग मिलिट्री ग्रुप बनाना चालू करते थे, मिलिट्री ग्रुप बनाते हैं, और यहाँ पे जो दादू मियाँ है ये लोगों को डायरेक्ट कर देते हैं अब तुम लोग जो है वो हिंदू जमींदार को पैसे नहीं दोगे। यही कारण है कि ये पूछा जाए कि भाई इनमें से कौन सी मुस्लिम मूवमेंट जो है उन्होंने हिंदू जमींदार के अगेंस्ट वर्क किया है, तो वो दादू मियाँ के अंडर में कौन सी थी, फराइजी मूवमेंट। समझ में आया कि नहीं? तो उन्होंने एक पैरामिलिट्री फोर्स बना दिया था, आर्म फोर्स बना दिया था, ताकि किससे फाइट कर सके, जमींदार से फाइट कर सके, जो कि मोस्टली हिंदू थे, हिंदू जमींदार के अगेंस्ट में, और साथ साथ में इंडिको प्लांटर्स, मतलब बेसिकली वो सारे लोग जो यहाँ पे मुस्लिम्स प्लांटर या मुस्लिम पेजेंट्स के ऊपर यहाँ पे क्या कर रहे थे, उनसे पैसे ज़्यादा ले रहे थे, उनका एक्सप्लॉइटेशन करते, उनके अगेंस्ट में ये फराइजी मूवमेंट जो है वो यहाँ पे काम करने लगी। और साथ साथ में दादू मियाँ ने अपने अनुयायियों से कहा कि भाई किराया नहीं देना है, रेंट वगैरह जो भी है वो यहाँ पे नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद द ऑर्गेनाइजेशन इवन एस्टैब्लिश्ड इट्स लॉ कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में पूछेगा कि इनमें से कौन सी मूवमेंट ने अपने खुद के लॉ कोर्ट तक खोल दिए थे भाई, तो वो कौन सी थी आपकी फराइजी मूवमेंट, जिसने खुद के लॉ कोर्ट तक यहाँ पे खोल दिए थे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ये जो मूवमेंट है, इनकी डेथ के बाद, दादू मियाँ की डेथ के बाद जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं पॉपुलर हो पाई। जैसे आप सभी को पता है किसी की डेथ हो जाती है, उस चीज़ को कंटिन्यू रखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। नेक्स्ट आती है आपकी अहमदिया मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ऐसी कौन सी मूवमेंट है जिसमें जो उनका लीडर है उसको मसीहा माना गया है। मसीहा मतलब गॉड माना गया। तो यहाँ पे जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद है इनको क्या माना गया है, मसीहा माना गया। ये आप याद रखोगे। समझ में आया कि नहीं, क्या माना गया है, इस मसीहा माना है। अहमद जो है बेसिकली मिर्ज़ा गुलाम अहमद, एक डिफरेंट सेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे सरनेम चलते हैं वैसे एक अहमदिया सेक्ट होता है, ठीक है, एक सेक्ट होता है इस्लाम का, इसी से ये बेसिकली यहाँ पे बिलोंग करते थे। और पहली बार ये अहमद जो सरनेम आपको देखने को मिलता है ना, कई सारे लोग अहमद लगाते हैं, अहमदिया, ये सबसे पहले इंडिया में ही अपीयर हुआ था। किस में अपीयर हुआ था, इंडिया में ही। अब ये जो अहमद जो लोग होते हैं, अहमदिया मूवमेंट है, ये बहुत ही लिबरल मूवमेंट है। मुस्लिम्स रिफॉर्म मूवमेंट में सबसे लिबरल मूवमेंट कोई थी तो अहमदिया मूवमेंट जो थी वो सबसे लिबरल मूवमेंट थी। लिबरल प्रिंसिपल्स थे ये, बेसिकली पीस में बात करते थे, पीस हार्मनी में बात करते थे, कोऑपरेशन में बात करते थे, कोऑर्डिनेशन में बात करते थे। तो ये जो है सबसे पहले इन्होंने मोहम्मदन रेनेसा, मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मुस्लिम्स में जो असली रेनेसा है वो यहीं से आया था, है ना। ये यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी में बात करते थे भाई। जैसे कि आप सभी को पता है कई हम कहते हैं मुस्लिम्स बहुत कट्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे मुस्लिम रिफॉर्म में भी अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स आए थे जो कि यूनिवर्सल रिलीजन में बात करते थे, ह्यूमैनिटी में बात कर रहे हैं, जिहाद को अपोज करने की। देखिए अभी तक हमने 2-3 मुस्लिम रिफॉर्म की बात करी, लेकिन जैसे हमने देखा था फराइजी, वो हिंदू जमींदार के अगेंस्ट जो है उसने अपना रूपरेखा जो है वो बदल ली थी कि नहीं। इसी तरीके से ये जो है ये जिहाद को अपोज कर रही है। ये पेपर
में पूछे कि भाई जिहाद को, जबकि जिहाद तो उनके लिए मेन था, यस और नो, तो जिहाद को अपोज कर रही है, तो ये आपकी कौन सी है, अहमदिया मूवमेंट है। उसके बाद साथ साथ में ये किस में बिलीव करती थी, वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन अमंग द इंडियन मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम जो हैं उनमें एक वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करना है, ताकि जो मुस्लिम्स हैं वो भी एक मॉडर्नाइजेशन में आ पाए, वो भी वेस्टर्नाइजेशन में आ पाए। तो ये इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे भाई। अहमदिया मूवमेंट जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने फाउंड की थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिर्फ एक ऐसा एक मात्र इस्लामिक संप्रदाय है, ऐसा एक इस्लामिक सेक्ट है जो बिलीव करता है कि मसीहा हैड कम इन द पर्सन ऑफ मिर्ज़ा गुलाम अहमद। मिर्ज़ा गुलाम अहमद के रूप में ही हमें यहाँ पे मसीहा देखने को मिला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किस मुस्लिम सेक्ट ने मसीहा किसको बोला है, तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद, शाह वलीउल्लाह, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे देंगे आपको, तो आपको पता है मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है ये इसका सही आंसर है। उसके बाद ये बिलीव करते थे, जैसे कि आप सभी को पता है पुराने ज़माने में जो मंदिर के पुजारी होते थे उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था राजा के ऊपर। सेम जो मुस्लिम्स में प्रीस्ट होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है राजा के ऊपर। लेकिन हमने देखा था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उन्होंने रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट कर दिया था। सेम कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे अहमदिया मूवमेंट वर्क करती है। उसने भी ये कहा था सेपरेट करना है, मस्जिद को राज्य से अलग करना है। राज्य अलग है, मंदिर अलग है, मंदिर की अवधारणाएं अलग चलेंगी, राज्य उस पर काम करेगा जो लोगों के लिए वेलफेयर। समझ में आए कि नहीं। लेकिन ये जो अहमदिया मूवमेंट है ये बाद में जो है आप कह सकते हो बहाइज़म की तरह, ये भी एक आप कह सकते हो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस समथिंग आप रिलेट कर सकते हो, जो कि वेस्टर्न एशियन कंट्रीज में गया था, सफर्ड फ्रॉम माइस्टिसिज्म। मतलब फिर ये जो है भगवान में ज़्यादा बिलीव करने लगा और सैल्वेशन में ज़्यादा बिलीव करने लगे। फिर इसके बाद जो है बेसिकली इसका डिक्लाइन हो जाता है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी हम यहाँ देख चुके हैं जिहाद को ये लोग वो करते हैं कि भाई जिहाद नहीं होना चाहिए, एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड स्टैब्लिश मोरालिटी, पीस, जस्टिस। मतलब कि मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी ये लोग जस्टिस, लिबरल, बहुत ही लिबरल थे अहमदिया मूवमेंट। मिर्ज़ा गुलाम अहमद को मसीहा मानते थे, पीस, मोरालिटी, इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे। पीस होनी चाहिए, जस्टिस होनी चाहिए, मोरालिटी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। अलीगढ़ मूवमेंट हम के बोलते हैं ना, उसके हाथों में लग जाए ताला, अलीगढ़ वाला, यस और नो। तो अलीगढ़ के ताले बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अलीगढ़ मूवमेंट की अगर मैं बात करूंगी तो अलीगढ़ मूवमेंट जो है ऐसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट नोन फॉर इट्स पायनियरिंग रोल इन द ट्रांसफॉर्मिंग द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर मुस्लिम्स। ये इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलीगढ़ जो है उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन पे इनका मेन फोकस रहा है। अलीगढ़ में किस में फोकस रहा है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ में। इसलिए आप अलीगढ़ मूवमेंट में देखोगे कई सारे इन्होंने स्कूल्स वगैरह कॉलेजेस भी इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है। आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव देखते चल रहे हो, प्री में पूछेंगे तो भाई टिक सही करके आ जाना, ठीक है। इन्होंने ये देखा था कि मुस्लिम्स जो हैं वो प्रोग्रेस तभी कर पाएंगे जब उनके पास एजुकेशन होगी। आप देखो कि मुस्लिम्स में ज़्यादा लिटरेट नहीं होते हैं लोग, लिटरेसी लेवल जब हम सेंसस देखते तो उनका कम निकल गया था। यही कारण है कि इन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स में अगर डेवलपमेंट करना है, मुस्लिम्स में अगर हमें प्रोग्रेस चाहिए है तो हम यहाँ पे जो है हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी मुस्लिम्स को। ये किसने बात बोली थी, सर सैयद अहमद खान ने। किसमें, अलीगढ़ मूवमेंट में। सर सैयद अहमद खान जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था तब जो है 1857 के रिवोल्ट में सर सैयद अहमद जो हैं बेसिकली उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ये बताया था, ऐसा बोला गया था कि 1857 रिवोल्ट इज़ अ मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। तब इन्होंने बताया था भाई मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी नहीं है ना। इन्होंने कई सारे रीजंस बताए थे कि किसी और वजह से यहाँ पे जो है रिवोल्ट जो है वो फेलियर हुआ था, हम क्यों नहीं जीत पाए, क्या रीजंस थे उसके, क्यों हुआ था। एक मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी जो है जेम्स आउटरैम ने बोला था शायद से, तो उसको इन्होंने गलत साबित किया था, है ना। ये बेसिकली एक ऐसी अच्छी सिस्टमैटिक मूवमेंट थी जो हर फेज में रिफॉर्म लाना चाहती थी, एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सोशल हो बेसिकली, लेकिन कम्युनिटी होगी मुस्लिम। समझ में आया कि नहीं। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है कि भाई इंग्लिश में एजुकेशन मुस्लिम को देने की बात किस मूवमेंट ने की थी, तो ये आपकी कौन सी मूवमेंट है भाई, नाम एक बार ज़रा देख लो, अलीगढ़ मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट है, अलीगढ़ मूवमेंट में ही ये बात की गई थी। मॉडर्नाइज, मुस्लिम्स को मॉडर्नाइज करना है बाय अडेप्टिंग इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग। इंग्लिश जो है वो मीडियम होनी चाहिए लर्निंग की। समझ में आई कि नहीं।
चलो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे बात हो रही है, मैंने आपको भी बताया था क्योंकि वेस्टर्न एजुकेशन की बात करी थी, इंग्लिश मीडियम में प्रोपोगेशन होना था, ये सारी की सारी बात कर रहे थे। इसीलिए यहाँ पर 1877 में ही फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको आप याद रखोगे। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1877 में इन्होंने फॉर्म किया था। भाई कहाँ पे फॉर्म किया था ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने ऑन द पैटर्न ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी के बेसिस पे बहुत बड़ी कॉलेज बनाई थी, जो कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आज इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ उर्दू में भी जो है पढ़ाई होती है, साथ साथ में इंग्लिश में भी उस टाइम पे हुआ करती थी। समझ में है कि नहीं? एक और इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि भाई जो आपकी अलीगढ़ मूवमेंट थी, अलीगढ़ मूवमेंट का एसोसिएशन किस सोसाइटी से है, ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है, साइंटिफिक सोसाइटी। ठीक है ना, साइंटिफिक सोसाइटी से किसका एसोसिएशन है? तो अलीगढ़ मूवमेंट का। प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया रिलीजियस इंटॉलरेंस के अगेंस्ट थे, क्योंकि भाई एजुकेशन पे बात कर रहे हैं तो पढ़े लिखे तो होंगी। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हो कि मैगजीन, इन्होंने एक मैगजीन, इनकी कौन सी मैगजीन थी? ठीक है, तो ये आप याद रखोगे, तहजीबुल अखलाक, दैट इज सोशल रिफॉर्म। इसका मतलब होता है सोशल रिफॉर्मर। उर्दू में लिखा हुआ है तहजीबुल अखलाक। समझ में आए कि नहीं? ये आप कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ से याद रख सकते हो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। दियोबंद मूवमेंट। दियोबंद मूवमेंट की अगर मैं बात करूंगी तो जो मुस्लिम उलेमाज हैं, ठीक है, मुस्लिम उलेमाज ने इसको बेसिकली ऑर्गेनाइज किया था क्योंकि ऑर्थोडॉक्स था। जैसे कि हमने देखा फराइजी मूवमेंट जो है वो हिंदू जमींदार के अगेंस्ट में था। देन उसके बाद अभी हमने अलीगढ़ मूवमेंट देखी जो कि साइंटिफिक सोसाइटी से एसोसिएटेड थी, इंग्लिश में मुस्लिम्स को एजुकेशन देने की ये बात करती थी। यस और नो? फिर हमने स्टार्टिंग में अहमदिया मूवमेंट भी देखी थी जो लिबरल थी। तो सबके जो एसोसिएशन है वो अलग अलग है, सब मूवमेंट को मुस्लिम्स में एक जैसा मत समझना। यहाँ पे मैं बात करूंगी तो ये ऑर्थोडॉक्स आ गई। अभी तक हमने ऑर्थोडॉक्स वाला नहीं देखा था। देखा था क्या? नहीं। हमने एक और देखा था जो जिहाद को अपोज कर रहा था, जबकि मुस्लिम्स में जिहाद जो है वो बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ये ऑर्थोडॉक्स सेक्शन अमंग मुस्लिम उलेमास है। बेसिकली इसके दो ऑब्जेक्टिव्स थे प्रोपोगेशन के। बात करता है ये प्योर टीचिंग ऑफ कुरान एंड हदीस। ठीक है ना, मतलब कुरान और हदीस में जो जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो जो भी बातें लिखी हैं, और अगर किसी ने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया है, कोई मुस्लिम है, तो उसको वो सारी की सारी बातें यहाँ पे माननी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दियोबंद मूवमेंट कहाँ से शुरू हुई थी? दारुल उलूम से शुरू हुई थी। ये दारुल उलूम क्या है मैम? तो ये एक सेंटर है, इस्लामिक एकेडमिक सेंटर है। कहाँ पर है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट, आज यूनाइटेड प्रोविंस, मतलब कि ये उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है। ये कंफ्यूज मत होना, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम ये अलग है। दारुल हर्ब क्या होता है? जब इंसान मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग जब इंसान जन्म लेता है तो वो काफिर होता है, इसलिए ऐसा मुस्लिम्स में माना जाता है कि हम जन्म लेते हैं तो हम काफिर हैं। हम असली इंसान, अच्छे इंसान कब बनते हैं? जब हम इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये दारुल उलूम इस्लामिक सेंटर है। दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम जो है वो अलग चीज़ है, तो सबको मिसमैच मत करना आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। और उसके बाद ये बेसिकली जिस सेंटर की बात करें, इस्लामिक एकेडमिक सेंटर, इसको स्टैब्लिश किसने किया था? तो इसको आप याद रख सकते हो, मोहम्मद कासिम नानोतवी। ये नाम याद रख लेना, प्रीलिम्स में पूछा जाता है। मोहम्मद कासिम नानोतवी ने इसको बेसिकली क्या किया था? स्टैब्लिश किया था। आगे चलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कहा इन कंट्रास्ट टू अलीगढ़ मूवमेंट। कंट्रास्ट क्यों बोल दिया? क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट जो है इंग्लिश एजुकेशन को प्रोपोगेट कर रही थी, वेस्टर्न आइडियोलॉजी को मुस्लिम्स में बात कर रही थी, क्योंकि इनका मानना था अलीगढ़ मूवमेंट का कि मुस्लिम्स का अपलिफ्टमेंट करना है तो एजुकेशन देनी पड़ेगी। लेकिन उसी के कंट्रास्ट में अगर हम बात करेंगे दियोबंद मूवमेंट की, तो दियोबंद मूवमेंट का क्या यहाँ पे वो रहा है, तो आप देख सकते हो इसका एम जो था वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम था, वेस्टर्न एजुकेशन, सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दियोबंद का, वो मोरल और रिलीजियस रीजनरेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी है। मतलब यहाँ पे वो मुस्लिम कम्युनिटी की अलीगढ़ मूवमेंट बात कर रही थी मुस्लिम कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट की थ्रू एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे दियोबंद मूवमेंट मुस्लिम कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट की बात कर रही है रिलीजियस सेगमेंट से रिलेटेड, ना कि एजुकेशन देकर। समझ में आया कि नहीं? ये एक छोटा सा इनके बीच में डिफरेंस है। मूवमेंट मुस्लिम्स में ही चल रही है अपने अपने एस्पेक्ट्स में, प्रोस्पेक्ट्स में, बस आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा। आगे चलते हैं।
फिर आपकी आती है एक बरेलवी मूवमेंट, है ना। ये आपकी जो है सर सैयद अहमद राय बरेलवी जो हैं, इन्होंने बेसिकली इसको सपोर्ट किया था, इन्होंने इसको प्रोपोगेट किया था। ये वाला पॉइंट आप लोग याद रख लेना। कौन सी मूवमेंट चल रही? बरेलवी मुस्लिम मूवमेंट में। आप लोग इसमें ईयर याद नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन इसमें आप ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने जितनी भी रिफॉर्म्स मूवमेंट थी वो देख ली हैं। सिख में आगे हम कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट जो आपकी मूवमेंट आती है दैट इज अकाली मूवमेंट। अकाली मूवमेंट से देखिए, जो भी आपको मूवमेंट से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स याद करने हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टैब्लिशमेंट ईयर, किसने उसको फाउंड किया था, द लीडर एसोसिएटेड विद दैट मूवमेंट, एंड किस प्लेस पे वो जो मूवमेंट है उसने इंपॉर्टेंस गेन की थी या फिर उसका राइज हुआ था, है ना। तो ये जो मूवमेंट है अकाली मूवमेंट, अकाली मूवमेंट जो है सिंह सभा मूवमेंट का ही सबसे पहले एक्सटेंशन है, मतलब एक सिंह सभा मूवमेंट चली हुई थी, तो सिंह सभा मूवमेंट का ही जो एक्सटेंशन हुआ था उसी को यहाँ पे नाम दिया है अकाली मूवमेंट। अब मैम व्हाट इज सिंह सभा मूवमेंट? सिंह सभा मूवमेंट इज नथिंग बट जो स्टार्टिंग में जितने भी आपके जो भी आप कह सकते हो सोशल इवल्स जितने भी प्रिवेल कर रहे थे, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो है सिख में भी प्रिवेल करी थी, तो उसी को हटाने के लिए एक मूवमेंट चली थी, उसका नाम है सिख सभा मूवमेंट। इसी को एक्सटेंशन जो है, इसी को आगे भी बढ़ाया गया और इस मूवमेंट का नाम रखा गया अकाली मूवमेंट। अब ये जो अकाली मूवमेंट है बेसिकली इसमें होता क्या है, तो इसको जब बढ़ाया गया आगे तो इसमें यहाँ पे जो गुरुद्वारा होता है उसके मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया है ना। तो यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव था इनका दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा। गुरुद्वारा प्रबंधन समिति भी इसके अंदर बनाई गई थी, ये भी पॉइंट आप याद रख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कई सारे जो प्रीस्ट होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जेन्युइन होते हैं, कुछ लोग जेन्युइन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इनका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो लोग जेन्युइन सिख लीडर्स नहीं हैं, जो लोग जेन्युइन सिख प्रीस्ट नहीं हैं, उनको यहाँ से रिलीज करना है, उनको यहाँ से हटाना है, क्योंकि ये भी एक तरीके का रिफॉर्म होगा किसके अंदर, एक सिख कल्चर के अंदर या फिर सिख रिलीजन के अंदर या फिर एक सिख सोसाइटी के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाली मूवमेंट। इनमें से ये जो पॉइंट्स हैं आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है निरंकारी मूवमेंट। निरंकारी मूवमेंट अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। निरंकारी मूवमेंट में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर निरंकारी मूवमेंट में एक हुक्मनामा यहाँ पे जनरेट किया गया था, ये आप लोग याद रखोगे, हुक्मनामा। एंड व्हाट इज दिस हुक्मनामा? हुक्मनामा कुछ नहीं होता, जैसे कि हम अकबर पढ़ते हैं या दूसरे कोई किंग पढ़ते हैं तो वो लोग फरमान जारी करते थे, यस और नो, जैसे कि अभी हमारे यहाँ ऑर्डिनेंस जारी करते हैं प्रेसिडेंट, आपने सुना होगा। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर इस रिफॉर्म मूवमेंट में एक हुक्मनामा जारी हुआ था जिसमें लिखा गया था कि क्या चीज़ें सिख लोगों को करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और यही कारण है कि यहाँ पे जो निरंकारी मूवमेंट है इसको एक परमानेंट सबसेट भी मान लिया गया था, किसका? सिख कम्युनिटी का। मतलब कि क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं, अगर उन मूवमेंट्स के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया जाए तो उसको कोई फॉलो करने लगता है। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर भी हुक्मनामा जनरेट किया गया था जिसको लोग फॉलो कर रहे थे, और जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे तो उनको इस मूवमेंट से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। तो इन्हीं लोगों को, जो लोग फॉलो कर रहे थे, उन्हीं को यहाँ पे क्या बोल दिया गया था? निरंकारी। तो दिस इज ऑल अबाउट निरंकारी मूवमेंट। इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है क्योंकि फिर बाकी मेंस पर्सपेक्टिव के व्यू से हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी को आप लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हो, दैट इज इन द गांधीयन एरा। लेकिन जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो इंडिया में उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ था, स्टैब्लिशमेंट नहीं हुआ था। इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। किसने यहाँ पे किया था? तो ब्लैवेट्स्काय एंड ऑलकॉट थे, दैट इज HP ब्लैवेट्स्काय एंड कर्नल MS ऑलकॉट। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, 3 मार्कर में भी पूछा जाता है, हालांकि प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, तो ये आप लोग पॉइंट जो है याद रखेंगे। फिर 1882 में बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है उसको अडयार केरल में शिफ्ट किया गया था, है ना। और आप सभी जानते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से इंडिया में आने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर है दैट इज एनी बेसेंट, राइट। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका सोल एंड आप कह सकते हो जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज नॉट पॉलिटिकल। ये जो इनका ऑब्जेक्टिव था वो काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस था। ये बिलीव करते थे थ्योरी ऑफ कर्मा में, है ना, जैसा बीज बोगे वैसा पेड़ पाओगे आप, यस और नो। तो थ्योरी ऑफ कर्मा में ये बिलीव करते थे। सेकेंडली ये बिलीव करते थे वननेस ऑफ सोल एंड गॉड, है ना, जो हमारी आत्मा है और परमात्मा है
आत्मा और परमात्मा एक ही है। ये सारी के सारी बिलीव्स थे, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स थे किसके, थियोसॉफिकल सोसाइटी के। हाउएवर आफ्टर शिफ्टिंग दिस सोसाइटी इनटू इंडिया इन 1882 एट अडयार केरला, इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो गया था। और आप सभी जानते हो एनी बेसन जब इनसे जुड़ गई थी तो फिर जो है इसका ऑब्जेक्टिव जो था वो इंडिपेंडेंस में बदल गया था, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, राइट। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। 1882 में भाई इनका हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट हो गया था। दो बार मैं बोल चुकी हूँ, अडयार केरल में हुआ था। इसके फाउंडर ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 1875 में फाउंड किया था, न्यूयॉर्क यूएस, है ना। और ये किस में बिलीव करते थे, कर्मा में बिलीव करते थे, री इनकारनेशन में बिलीव करते थे। ये सारी की सारी इनकी फिलॉसफीज हुआ करती थी, जिन चीज़ों में ये सोसाइटी जो है वो बिलीव किया करती थी, राइट। फिर उसके बाद में किस तरीके से ये चेंज हुए थे पॉलिटिकल मोटिव्स की तरफ, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं। अब अगेन सेम रिपीटेशन हो गया, आई थिंक स्लाइड्स रिपीट हो गई हैं। ओके, नाउ अभी तक हमने क्या देखा, सोशो रिलीजियस मूवमेंट विच वर प्रिवेलिंग इन नदर्न इंडिया, देन वी हैव सीन द सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन द पारसीज, देन वी हैव सीन इन मुस्लिम्स ऑल्सो, एंड देन फर्दर वी हैव सीन इन सिख। नाउ हियर कम्स साउथ इंडिया, मतलब कि साउथ इंडिया में कौन कौन से सोशो रिलीजियस रिफॉर्म हुए हैं वो भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे जो हैं वो साउथ इंडिया की तरफ ध्यान नहीं देते और क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, तो उनके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत आंसर गलत टिक करके आ जाते हैं। थोड़ा यहाँ पे आप लोग फोकस कर लेना, ज़्यादा डीप में वैसे भी साउथ इंडिया से क्वेश्चन नहीं आते। हाउएवर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग से गलत ना हो। सो हियर कम्स वेद समाज। वेद समाज इज नथिंग, हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले जब इंडियन रेनेसा पढ़ा था तो आई हैव टोल्ड यू कि जब भी हम इंडियन रेनेसा शुरू करते हैं तो विथआउट टेकिंग द नेम ऑफ राजा राम मोहन रॉय, इंडियन रेनेसा जो है वो अधूरा है, राइट। तो जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज के सेम प्रिंसिपल्स को, सेम ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे साउथ इंडिया में लेके आया था वेद समाज, इसलिए मैंने ब्रह्म समाज को यहाँ पे वापस से रिकॉल किया है आप लोगों के लिए, है ना। तो वेद समाज जो है ये कुछ भी नहीं है, साउथ इंडिया में भी, जैसे नदर्न इंडिया में जो है आइडल वर्शिप चलती थी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, अनटचेबिलिटी, दीज आर द ऑल सोशल इवेंट्स विच वर प्रिवेलिंग इन नदर्न इंडिया। एट द सेम टाइम दीज वर द सोशल इवेंट्स विच वर प्रिवेलिंग इन सदर्न इंडिया टू। तो यहाँ पे वेद समाज की अगर मैं बात करूंगी तो सेम जो ब्रह्म समाज है वही एक मॉडल था किसके लिए, वेद समाज के लिए। और वही ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, कास्ट डिस्टिंक्शन को हटाना है, विडो रीमैरिज को प्रमोट करना है, एडवांसमेंट ऑफ गर्ल्स एजुकेशन को प्रोपोशिएट करना है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इससे मेन लीडर कौन एसोसिएटेड था, तो इसका नाम आप देख लोगे भाई, श्रीधरलू नायडू, ठीक है ना। श्रीधरलू नायडू जो है ये इसके मेन लीडर एसोसिएटेड विद दिस वेद समाज। और वेद समाज जो है आपको ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सदर्न इंडिया में लगभग जितने भी आपके स्टेट्स हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, सारे के सारे एरियाज में वहाँ पे ये प्रिवेल कर रहा था, मतलब कि एक बड़े पैमाने पे हमें ये मूवमेंट का जो नज़ारा है वो देखने को मिला था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं SNDP मूवमेंट, है ना। SNDP मूवमेंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। SNDP का फुल फॉर्म होता है श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बेसिकली व्हाट इज दिस SNDP मूवमेंट, मैं आपको बता देती हूँ। एक केरल में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है एजवाहा कम्युनिटी, और एजवाहा कम्युनिटी जो है दैट कम्युनिटी इज कंसिडर्ड एज द अनटचेबल कम्युनिटी इन द सदर्न इंडिया, राइट। तो ये जो एजवाहा कम्युनिटी है, इसी कम्युनिटी के द्वारा ये मूवमेंट को चलाया गया था, एंड दैट इज व्हाई दिस SNDP मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज एजवाहा मूवमेंट, ऑलराइट। तो ये जो एजवाहा मूवमेंट है बेसिकली ये जो एजवाहा जो कि अनटचेबल्स है साउथ इंडिया में, इनके अगेंस्ट में इनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द टेम्पल, ठीक है। और भी जो पानी भरने की जो कुएं वाली जगह होती वहाँ नहीं जाने को मिल रहा था, रोड पे नहीं जाने को मिल रहा था। सो वॉट एवर द डिस्क्रिमिनेशन वो लोग कर सकते थे, उन्होंने एजवाहा कम्युनिटी के साथ किया। दिस इज द रीजन एजवाहा कम्युनिटी ने यहाँ पे जो है रिवोल्ट कर दिया था और मूवमेंट चलाया था फॉर एन एगलिटेरियन सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, एजवाहा केरला के थे, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी थी, तो इनको एजुकेशन से भी डिप्राइव किया था, टेम्पल्स में एंट्री, तो इन सब चीज़ों के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या चलाया था, एक मूवमेंट चलाया था। तो ये जो पॉइंट है आप लोग यहाँ पे इसको याद रखेंगे, SNDP मूवमेंट बेसिकली अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट में एक एगलिटेरियन अप्रोच लाने के लिए इस मूवमेंट को चलाया गया था। आगे चलते हैं।
ओके, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है वोकाली, जस्ट अ सेकेंड, ओके, वोकालीगर संघ, ठीक है। नेक्स्ट मूवमेंट क्या है, वोकालीगर संघ। एक्चुअली इसमें आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो ओवरलैपिंग हो गई है, बट आपको इसमें चिंता मत करिए। तो वोकालीगर जो है, वोकालीगर संघ की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली वोकालीगर संघ जो है एक ब्राह्मण मूवमेंट थी। क्या थी? एंटी ब्राह्मण मूवमेंट थी। मैसूर में चलाई गई थी इन द ईयर 1905, बहुत बाद में चलाई गई थी, 1905। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट थी। क्यों एंटी ब्राह्मण है? क्योंकि जितने भी ब्राह्मण्स थे उस टाइम पे क्या हो रहा था, जो सदर्न इंडिया के ब्राह्मण्स हैं वो दूसरी कास्ट पे, लोअर कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म कर रहे थे। कई सारे डिस्क्रिमिनेशन को, अनटचेबिलिटी हो गया, जो भी हो गया, उसको वो लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से लोअर कास्ट जो है वो अपने आप को इंफीरियर फील कर रही थी, और जो ब्राह्मण्स है वो सुपीरियरिटी शो कर रहे थे, दिखा रहे थे, दबा रहे थे। तो यही कारण है यहाँ पे वोकालीगार संघ जो है उसका स्थापना हुई थी। वोकालीगर का बेसिकली मतलब क्या होता है, टू थ्रेश। जैसे कि जो हमारे क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स को भी हम थ्रेशर मशीन से अलग करते हैं कि नहीं करते हैं? अलग कैसे करते हैं? अनाज को अलग कर देते हैं, भूसा अलग हो जाता है। यस और नो, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ थ्रेशर मशीन। एंड द सेम थिंग जो है, इसी शब्द का मतलब होता है, किसका मतलब होता है? वोकालीगर का मतलब टू थ्रेश आउट। अब थ्रेश आउट किसको करना है? जो भी उस टाइम पे ये जो गलत एक्टिविटी प्रिवेल कर रही थी उन सभी को यहाँ पे क्या करना है, अलग करना है। सो दिस इज वोकालीगर संघ दैट वाज प्रिवेलिंग इन 1905। कहाँ पे? मैसूर स्टेट में। समझ में आया कि नहीं? एंटी ब्राह्मण मूवमेंट थी अगेन, क्योंकि ब्राह्मण का बहुत ज्यादा दबदबा हुआ करता था उस टाइम पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट जो मूवमेंट है आपकी, ये शुरू किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ईवी रामास्वामी नायकर ने। ईवी रामास्वामी नायकर जो है, बेसिकली मैं इनकी स्टोरी बता देती हूँ। इन्होंने सबसे पहले तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करी। आफ्टर ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स ही रियलाइज्ड, बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि भाई उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? क्योंकि वो जो है वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। तो इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने के बाद ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं उन्होंने ये बात अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले ली। उनको लगा हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं, इसीलिए उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को यहाँ पे चलाया गया था, उन्होंने चलाया था। अब इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में उन्होंने जितने भी ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स जो सदियों से लोग करते आ रहे थे उसको उन्होंने बोला था कि इन सब चीज़ों को नहीं करना है। किससे कहा था? जो उनके कास्ट के लोग हैं। तो उन्होंने सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको पॉलिटिकल लाइफ में फील किया था, और उस पॉलिटिकल लाइफ में फील करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सोशो रिलीजियस लाइफ में उन्होंने किया था। कैसे किया था? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेनली जो पंडित होता है, प्रीस्ट होता है, उसका क्या काम होता है? दूसरों की मैरिजेस करवाना। यस और नो? तो ईवी रामास्वामी नायकर ने कहा था कि जितने भी उनके कास्ट के लोग हैं जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अनटचेबिलिटी हो रही है या अदर टाइप के डिस्टिंक्शन हो रहे हैं, वो लोग मैरिज करेंगे विथआउट पंडित, विथआउट प्रीस्ट, मतलब कि पंडित जी नहीं आएंगे शादी करवाने। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा था। उसके बाद उन्होंने मनुस्मृति को जलाने की भी बात की थी, क्योंकि मनुस्मृति में कई सारे ऐसे रिचुअल्स लिखे हुए थे जो कि एक डिस्क्रिमिनेशन की लाइन की तरफ ले जाते हैं। तो इन्होंने मनुस्मृति को जलाने की भी बात की थी। किसने? ईवी रामास्वामी नायकर। और यही कारण है कि वहां के लोगों ने इन्हें टाइटल दिया था द पेरियार। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पेरियार? पेरियार मीन्स द ग्रेट पर्सन। इतने सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करने के बाद और इतनी बड़ी मूवमेंट को चलाने के बाद, दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ईवी रामास्वामी नायकर इज हैविंग द एपिथेट ऑफ द पेरियार। ऑलराइट, तो पेरियार का भाई इनको टाइटल मिला हुआ था, जिसका मतलब होता है द ग्रेट पर्सन। एगलिटेरियन सोसाइटी, एगलिटेरियन मूवमेंट थी, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। ब्राह्मणिकल हेजेमनी जो है इसको हटाने की इन्होंने बात की थी। अंडर प्रिविलेज जो भी ग्रुप्स हैं, विमेन हैं, रिवाइवल करना चाहते थे सोसाइटी का। ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो इवेंट्स हैं, ये किस में चली हुई थी आपकी? तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के अंदर चली हुई थी। आगे चलते हैं। What was the significance of this religious movement? तो significance वैसे तो मेंस का टॉपिक है, बट थोड़ा सा एक मिनट में आपको समझा देती हूँ। तो काफ़ी सारे भाई यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग डायमेंशंस में हमें देखने को मिली इसकी इंपॉर्टेंस। सोसाइटी में देखेंगे तो विडो रीमैरिज जो है वो प्रमोट हुआ था, चाइल्ड मैरिज जो है वो एबॉलिश हुई थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत हद तक कम हुई थी। फिर उसके बाद विमेन के लिए एजुकेशन जो है वो बढ़ गई थी। अनटचेबिलिटी जैसी जो चीज़ें हैं वो भी ख़त्म हुई थी, हालांकि आज भी चल रही हैं, बट ड्यू टू कॉन्स्टिट्यूशन आज देखा जाए तो एक एगलिटेरियन सोसाइटी हमें आज के पर्सपेक्टिव में दिखाई देती है।
और भी आप देखोगे तो पॉलिटिक्स में भी हमें कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो इक्वालिटी देखने को मिली है ड्यू टू रिजर्वेशन एंड ऑल। तो ये सारी की सारी किसकी इंपॉर्टेंस हो जाएंगी, सोशो रिलीजियस इवेंट्स की। हालांकि ये जो सोशो रिलीजियस इवेंट्स हैं आपके, ये आप देखोगे तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस बेसिकली है ना, इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है, ये मेंस में लिखने को आती है, बट थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। लिमिटेशन पूछेंगे भाई रिफॉर्म्स की क्या क्या लिमिटेशंस थी, तो सबसे पहली लिमिटेशन तो यही थी कि भाई जितनी भी मूवमेंट हुई थी उन्होंने पॉलिटिकल डायमेंशन को कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं रखा, पॉलिटिकली उन्होंने किसी भी तरीके का ऑब्जेक्टिव नहीं सोचा, ना ही रखा। दूसरी चीज, मोर और लेस आप कह सकते हो जितनी भी सोशल रिलीजियस मूवमेंट थी वो सारी की सारी विमेन पे ही फोकस थी, विमेन से ही, मेन